नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से भारत की स्वतंत्रता का जो संघर्ष था वो आगे बढ़ रहा था। उस संघर्ष में क्या हुआ कि जो जापान था, एक छोटा सा देश, उसके लगातार जो है शक्ति बढ़ रही थी। इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो है परेशान हो गया, व्यथित हो गया कि एक छोटा सा देश जो है वो इसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली इतना हो रहा था कि उससे लोग भयभीत होना शुरू हो गए। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, जैसे अमेरिका, रूस और चीन ने इस ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप भारत को स्वतंत्र करिए, अन्यथा किसी दिन इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ जाएगा। जैसे भारत वाले भी अपनी जो है विरोध के दर्जा काफी बढ़ाते हुए चले जा रहे थे, विरोध इतने तेजी से कर रहे थे कि ब्रिटेन सरकार भी झुकने के लिए मजबूर थी। इस तरीके से ब्रिटेन सरकार ने जब विभिन्न समुदाय, विश्व समुदाय के दबाव में आके क्या किया कि समय के प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्या किया, चर्चिल 11 मार्च 1942 ईस्वी को 11 मार्च 1942 ईस्वी को चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह भरोसा दिया कि हम जो है भारत में एक मिशन भेज रहे हैं। उस मिशन का नाम इन्होंने क्या रखा, क्रिप्स मिशन। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि भारत में जो है हम क्रिप्स मिशन भेजेंगे और जो संवैधानिक बाधा है उसको दूर करने के लिए इस पे विचार विमर्श होगा। ये क्रिप्स मिशन जो है 23 मार्च 1942 ईस्वी को दिल्ली पहुंचता है। ये 23 मार्च 1942 ईस्वी को पहुंच गया दिल्ली। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब ये पहुंचता है 23 मार्च 1942 ईस्वी को, तो इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, अर्थात क्रिप्स मिशन फेल हो गया। अपने मंसूबे में ये पूरी तरह से फेल हो गया। अब भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो समाज का अगुवा था, या हम यूं कह सकते हैं जो उस समय का नेतृत्व करने वाला था, उन लोगों ने क्या कहा कि अब अंग्रेजों से कहिए हमें मिशन की किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी आयोग की जरूरत नहीं, सीधे सीधे भारत छोड़ दो, भारत छोड़ो। इसका जो है इन लोगों ने आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और भारत छोड़ो आंदोलन, या इसको कहते हैं अगस्त क्रांति, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति। ये भारत छोड़ो या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम सबसे बड़ी लड़ाई थी। ये इतनी महालड़ाई थी कि जो ब्रिटिश शासन था उसका लगभग 200 सालों से ऊपर की जो भवन बन के खड़ा था, उसकी नींव हिलाने वाला काम किया तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त को कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन, ये अधिवेशन होता है ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक को आप लोग जानते हैं, ग्वालियर टैंक कहां है, बंबई में, बिल्कुल, ये ग्वालियर टैंक बंबई में स्थित है। उस 7 अगस्त को जब कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है, 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस का अधिवेशन ग्वालियर टैंक में बुलाया जाता है। तो कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो कांग्रेस की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद इस कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इसमें जब 7 अगस्त को कांग्रेस का अधिवेशन ग्वालियर टैंक में आयोजित होता है अबुल कलाम की अध्यक्षता में, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू इन्होंने क्या एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव कौन सा था, यही भारत छोड़ो प्रस्ताव इन्होंने पेश किया। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया, ये भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। इसी जब यहां बैठक हुई कांग्रेस की ग्वालियर टैंक में, तो गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। पेपर में कई बार पूछा है, पेपर में इसको कई बार पूछा है कि करो और मरो का नारा कहां दिया गया था। तो ये जब ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो उसी में गांधी जी ने यह नारा दिया था कि करो या मरो। जब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, तो सरकार परेशान हो गई। ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पर वायसराय थे या इंग्लैंड में बैठी हुई सरकार थी, वह परेशान हो गई कि ये लोग तो अब एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, एक ऐसा आंदोलन चला रहे हैं कि जो हमारे लिए नासूर बन गया है। इन लोगों ने एक योजना बनाई 8 अगस्त
रात में इन लोगों ने योजना बनाई कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और इस योजना के तहत इन लोगों ने क्या किया 8 अगस्त की रात को कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए 9 अगस्त 1942 ईस्वी को इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया। कई बार ये पेपर में पूछा है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसमें कौन सा ऑपरेशन चला था, तो इन लोगों ने चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी प्रमुख नेता थे कांग्रेस के उनको सभी को गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन जीरो के तहत सभी नेता तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता ये रही, एक अच्छाई ये रही कि भारत जो हिंदुस्तान था उस संयुक्त हिंदुस्तान, वहां पर विभिन्न स्थानों पर कई ऐसे स्थान थे जहां पर समानांतर सरकारों का गठन कर दिया गया कि हमारी भी सरकार चलेगी। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार जो है परेशान हो गई। उसने क्या किया कि जो अभी वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इनके ऊपर गाज गिरती है। इनको गाज कैसे गिरती है, लॉर्ड लिनलिथगो को हटा दिया जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वायसराय, इनको वापस बुलाया जाता है और इनके स्थान पर क्या किया जाता है कि विस्काउंट बेवल को अक्टूबर 1943 ईस्वी में इनको वायसराय गवर्नर जनरल बना के भारत भेजा जाता है। ये आते हैं और संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, जो भारत में संवैधानिक गतिरोध बन चुका था उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसे बेवल योजना कहते हैं। बेवल योजना, ये योजना प्रस्तुत करते हैं 14 जून 1945 ईस्वी को। 14 जून 1945 ईस्वी को बेवल योजना प्रस्तुत करते हैं। योजना में क्या था, इन्होंने जो उस समय के प्रमुख नेता थे उनसे कहा कि आइए हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं, सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करेंगे, जो भी दिक्कत होगी हम आपकी सुनेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 25 जून 1945 ईस्वी को 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में, जब अंग्रेज भारत में थे तो ये शिमला जो है इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी थी जब अंग्रेज भारत में थे। तो ये 25 जून 1945, चूंकि देखिए जून का महीना है इसलिए जितने भी अंग्रेज थे वो शिमला में ही बैठे हुए थे। तो इन लोगों ने जो उस समय के प्रमुख नेता थे उनको कहते हैं कि आप आइए शिमला में, हम लोग बातचीत करते हैं, जो भी दिक्कत होगी हम सभी लोगों का सुना जाएगा, आपका जो है सॉल्यूशन किया जाएगा, आपका मामला जो है हल किया जाएगा। अब ये जो शिमला में जो सभी प्रमुख नेता थे ये पहुंचते हैं, बातचीत होती है, लेकिन वहां पर दिक्कत क्या हो गई कि मुस्लिम लीग जो है अपने रुख पर अड़ गई। इसने अड़ियल रुख अपना लिया और इस अड़ियल रुख के कारण मजबूरन जो है 14 जुलाई 1945 ईस्वी को 14 जुलाई 1945 ईस्वी को जो ये विस्काउंट बेवल ने लोगों को आमंत्रित किया था शिमला में, ये शिमला जो इनका बेवल योजना जिसको हम कहते थे शिमला में बैठक हो रही थी, ये असफल घोषित कर दी गई। असफल घोषित कर दिया गया कब, 14 जुलाई 1945 ईस्वी को। क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो चुनाव हुए थे, ब्रिटेन में चुनाव में क्या हुआ कि लेबर पार्टी के जो क्लीमेंट एटली थे अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में 26 जुलाई 1945 ईस्वी को 26 जुलाई 1945 ईस्वी को नई सरकार का गठन होता है। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। और इन्होंने क्या देखा कि जो भारतीय हैं ये इनका विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। लेबर पार्टी की सरकार है, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी ब्रिटेन में, और इस लेबर पार्टी के जो है अध्यक्ष थे क्लीमेंट एटली, वही प्रधानमंत्री के रूप में 26 जुलाई 1945 ईस्वी को अपने सत्ता ग्रहण करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये भारतीयों की जो बातें हैं इसको सुना जाना चाहिए। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को 19 फरवरी 1946 ईस्वी को तत्कालीन भारतीय सचिव, जो सचिव थे, भारतीय सचिव थे पैंथिक लॉरेंस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये कहते हैं, हाउस ऑफ
लॉर्ड्स में पैंथिंग लॉरेंस घोषणा करते हैं कि जो हमारी नई सरकार बनी है क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में, वो क्या कर रही है कि हम जो भारत में संवैधानिक सुधार है करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, अर्थात संवैधानिक सुधारों के लिए हमारी सरकार जो है कैबिनेट मिशन भेजेगी, कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा करते हैं। ये पैंथिंग लॉरेंस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सरकार द्वारा भेजा गया कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। कैबिनेट मिशन जो था 24 मार्च 1946 ईस्वी को, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन पहुंचता है दिल्ली। यहां से जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? तो इस कैबिनेट मिशन में जो है कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे, 3 सदस्य। ये 3 सदस्यीय शिष्टमंडल था। सबसे पहले कौन थे? जो भारत के सचिव थे, भारत सचिव अर्थात बिल्कुल पैंथिंग लॉरेंस। और कौन था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। अच्छे अच्छे लोगों को भेजा गया था। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष है ये कौन? स्टैफोर्ड किप्स। और कौन भेजा गया था? जो उस समय नौसेना का प्रमुख था, नौसेना का प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यीय बोर्ड ने क्या किया कि 16 मई 1946 ईस्वी को, 16 मई 1946 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब रिपोर्ट जब इसने प्रस्तुत कर दिया तो भारतीय नेतृत्व करने वाले जो दल थे जैसे मुस्लिम लीग, इसने क्या किया? 6 जून 1946 ईस्वी को, 6 जून 1946 ईस्वी को इस कैबिनेट मिशन की जो भी योजनाएं थी उसे स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसे 6 जून को स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब इनका विचार विमर्श आपस में होता है तो इन लोगों ने क्या, 26 जुलाई 1946 ईस्वी को, 26 जुलाई 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने से मना कर दिया, स्वीकार नहीं करेंगे हम। विधानसभा का चुनाव हो गया था। संविधान सभा के चुनाव के आधार पर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक बुलाई जाती है। संविधान सभा का बैठक बुलाया जाता है। कहां? दिल्ली में। संविधान सभा की बैठक दिल्ली में आयोजित की जाती है और इस बैठक को संचालित करने के लिए अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। किसको बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस बैठक के समापन के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पुनः बैठक होती है। संविधान सभा का पुनः बैठक बुलाया जाता है और कहां? उसी पुराने स्थान दिल्ली में ही, दिल्ली में ही इसकी बैठक बुलाई जाती है। और इस 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो संविधान सभा की बैठक होती है इसमें इस सभा को अस्थायी अध्यक्ष मिलते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? उस समय के सबसे श्रेष्ठ और बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा की जो कार्यवाही थी उसको आगे बढ़ाते हुए यह फैसला लिया गया कि जितने भी कार्य हैं उसके लिए अलग अलग विभागों की स्थापना की जाए और संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का स्थापना की जाती है। 30 अगस्त 1947 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को संविधान निर्माण करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन किया गया और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर को जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और इसकी अध्यक्षता के कारण, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसी कारण इनको जो है संविधान निर्माता भी कहा जाता है।
क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो कैबिनेट मिशन भेजे थे उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, हम आपकी जो है योजना जो आप भी प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमें स्वीकार है। इस कैबिनेट मिशन के स्वीकार के कारण 12 अगस्त 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी को जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे उन्होंने क्या कहा पंडित नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि आप आइए। जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आइए और अंतरिम सरकार का गठन किए। अंतरिम सरकार का गठन का इन्होंने निमंत्रण भेजा कांग्रेस के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 अगस्त 1946 ईस्वी को जो निमंत्रण पहुंचता है कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निमंत्रण स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जो निमंत्रण पहुंचा कि अंतरिम सरकार का गठन कैसे होगा, उसके लिए मुस्लिम लीग ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में प्रबल विरोध शुरू हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जिन्ना, उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध का दायरा बढ़ा दिया और उन्होंने क्या कहा कि हम जो है इसका विरोध करते हुए हम सीधे सीधे, हमको क्या चाहिए कि हम पाकिस्तान से कुछ कम मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस पाकिस्तान की मांग के लिए उन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को 16 अगस्त 1946 ईस्वी को 16 अगस्त 1946 ईस्वी को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का फैसला लिया। सीधे सीधे लड़ाई होगी, कोई झोल झाल नहीं, सीधे सीधे हमें मुद्दे पे आके बात करना है कि हम पाकिस्तान से कुछ कम मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। यहां से पूछता है कि जब ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था तो किसके नेतृत्व में जो है विरोध दर्ज करवाया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ही विरोध दर्ज करवाया गया था। वायसराय ने जो 12 अगस्त 1946 ईस्वी को निमंत्रण भेजा था, कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 ईस्वी को 2 सितंबर 1946 ईस्वी को 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन होता है। 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन होता है और इस गठन में जो अध्यक्ष थे, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद का जो अध्यक्ष था, परिषद का अध्यक्ष अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस 12 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में इन्हें पद मिलता है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद मिलता है इनको। पेपर में पूछता है कि जब 12 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पद मिला था, तो उसमें इन्हें उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद मिला हुआ था। भारतीयों के विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार को यह लगना शुरू हो गया कि अब शासन सत्ता चलाना कठिन कार्य हो गया, भारतीयों को अपने अधीनस्थ रखना एक दुष्कर कार्य हो गया। फिर क्या, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलना शुरू कर दिया। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को 20 फरवरी 1947 ईस्वी को जो उस समय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, क्लेमेंट एटली, इन्होंने क्या कहा हाउस ऑफ कॉमन्स में, जून 1948 से पहले, 30 जून 1948 ईस्वी से पहले क्लेमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 ईस्वी से पहले भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। पहले उद्घोषणा किसी के द्वारा अगर हुई, किसी भी अंग्रेज के द्वारा हुई जो ऊंचे पद पर स्थापित था, तो पहली बार क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को जो वहां के संसद का एक सदन था हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें घोषणा किया। और उन्होंने क्या घोषणा किया कि 30 जून 1948 ईस्वी से पहले भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि वायसराय को हटा दो। जो वायसराय वेबल थे, बेबल, इनको वापस इंग्लैंड बुला लिया जाता है और इसके स्थान पर माउंटबेटन को
माउंटबेटन को गवर्नर जनरल या वायसराय के पद पर नियुक्त करके भेजा जाता है। और ये वायसराय इनसे कहा जाता है, क्लेमेंट एटली के जो नेतृत्व में पार्टी स्थापित थी, वहां पर अध्यक्षता कर रहे थे, प्रधानमंत्री थे, वायसराय माउंटबेटन को जब भेजते हैं तो वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से, जैसे भी हो, किसी भी तरीके से ये जो गतिरोध है, संवैधानिक गतिरोध है, उसको दूर किया जाए। माउंटबेटन आते हैं भारत, माउंटबेटन भारत आते हैं और जो प्रमुख नेता थे, किसी भी दल के रहे हो, उन लोगों से बात करते हैं। बात करने के बाद इस निष्कर्ष पर माउंटबेटन पहुंचते हैं कि भारत की समस्या को दूर करने का मात्र एक रास्ता है, भारत का विभाजन। भारत का विभाजन ही एकमात्र रास्ता है जो ये गतिरोध उपस्थित है, जो भी समस्याएं खड़ी हैं, उसको अगर हम हल करेंगे तो भारत को अगर दो टुकड़ा कर देंगे तो उसी में इनके समाधान समाहित है। माउंटबेटन भारतीय नेताओं से बात करने के बाद इंग्लैंड चले जाते हैं और अपनी सरकार से बातचीत करने के बाद 3 जून 1947 ईस्वी को 3 जून 1947 ईस्वी को अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं, योजना प्रस्तुत करते हैं। और योजना में ये क्या प्रस्तुत करते हैं कि भारत का 2 भाग होगा, अर्थात बंटवारे की बात करते हैं। इसको, इस योजना को जो माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत की, उसे मन बांटन योजना भी कहते हैं। मन बांटन योजना भी कहते हैं कि 2 मनों को, 2 दिलों को बांट दिया गया 3 जून 1947 ईस्वी को। इस मन बांटन योजना को 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने जब प्रस्तुत किया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। यद्यपि प्रारंभ में कांग्रेस इसका विरोधी थी, लेकिन परिस्थितियों के बाद कांग्रेस ने भी झुकना स्वीकार किया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस मन बांटन योजना को स्वीकार कर लिया। और इस योजना के तहत, इस मन बांटन योजना के प्रस्तुत करने के बाद माउंटबेटन इंग्लैंड में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और माउंटबेटन की रिपोर्टों के आधार पर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में जो है भारत का स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। और इस विधेयक में काफी विचार विमर्श, काफी चर्चा होने के बाद ये 18 जुलाई 1947 ईस्वी को 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो जाता है। माउंटबेटन की योजना के तहत यह फैसला होता है कि ये भारत और पाकिस्तान के अलावा हम किसी तीसरी संस्था को जो है मान्यता नहीं देंगे कि अगर कई भी जमींदार या कई रियासतें अगर मिलकर भी एक देश बनाना चाहें तो हम उसको मान्यता देने से इनकार करें। केवल 2 देश होंगे, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा, तीसरा कोई भी देश नहीं होगा। बेशक आपको यह हक है कि आप भारत में शामिल होइए या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, किसी में भी शामिल होने का अधिकार आपको है, लेकिन किसी तीसरी संस्था के रूप में आपको मान्यता नहीं दी जाएगी। इस 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित होने के बाद 14 अगस्त 1947 ईस्वी को 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया और इससे जब स्वतंत्र किया गया तो इसके प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को नियुक्त किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं। साथ में लियाकत अली खान को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लियाकत अली को जो है प्रधानमंत्री का पद मिलता है। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र होता है। भारत स्वतंत्र हो गया और इस भारत को स्वतंत्र करने के बाद पहले गवर्नर जनरल के रूप में गवर्नर जनरल का पद मिलता है लॉर्ड माउंटबेटन को।
लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सुबह सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है और इसे प्रधानमंत्री का, इस कार्यवाही में प्रधानमंत्री का पद मिलता है जवाहरलाल नेहरू को। इस प्रकार कठिन संघर्षों एवं भारी कीमत चुकाने के बाद हमको जो है विभाजित स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। भारत और पाकिस्तान के रूप में अंग्रेजों ने छुटकारा दे दिया, लेकिन इसके लिए हमें एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।